Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing good. इस क्लास के अंदर मैं आपके लिए BHIC 134 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली हूँ। ये मेरी BHIC 134 की जो सीरीज़ है उसका पार्ट 4 वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप बाकी के 3 वीडियोस को भी देख सकते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें आपको बताना है कि 19वीं सदी के भारत में प्रमुख सुधार आंदोलन जो हुए उनके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो जो सुधार आंदोलन हुए थे वे हमारे दो तरीके के थे। एक थे हमारे सामाजिक वाले, ठीक है, समाज में सुधार करने के लिए जो ज़रूरी हैं, और एक थे हमारे धार्मिक सुधार आंदोलन। तो ये दोनों सुधार आंदोलन, इसमें कौन कौन से सुधार आंदोलन हैं जो कि 19वीं सेंचुरी में हुए हैं, उनके बारे में आपको पूरी चर्चा करनी है। तो 19वीं सदी में भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों का एक महत्वपूर्ण दौर था जो भारतीय समाज की जड़ता, कुरीतियों और अंधविश्वासों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। इन सुधार आंदोलनों का उद्देश्य भारतीय समाज को जागरूक करके प्रगति की ओर ले जाना है। तो समाज में जो भी धर्म के नाम पर कुरीतियां थीं या समाज के नाम पर जो कुरीतियां थीं, उन कुरीतियों का एंड करने की वजह से इन आंदोलनों की शुरुआत हुई थी। अब हम यहाँ पर कुछ प्रमुख सुधार आंदोलनों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको बताना है आर्य समाज वाला जो है, जिसके संस्थापक आपके स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। और ये जो आर्य समाज है इसका उद्देश्य क्या था? जो हिंदू धर्म है उसको शुद्ध करना, क्योंकि हिंदू धर्म में उस टाइम पर हम देखते हैं कि जो जाति पाति के जो भेदभाव थे उन सबको ख़त्म करना इसका उद्देश्य था। और यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो कि आपको स्वामी दयानंद जी के बारे में आपको बतानी है वो ये है कि उन्होंने वेदों की ओर लौट चलो, ठीक है, ये नारा दिया था और वेदों की ओर लौटने की जो है अपील लोगों से की थी। तो दयानंद ने बाल विवाह, सती प्रथा और जातिवाद के खिलाफ जोरदार विरोध किया। उन्होंने भारतीय समाज को सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जागरूकता की दिशा में प्रेरित किया। तो यानी कि उनका उद्देश्य क्या था कि जो भारत का समाज है उसमें जागरूकता बढ़ाई जाए। फिर आपका ब्रह्मो समाज है जिसकी स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में की थी। तो राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज की जो स्थापना है वह 1828 में की। और ये जो आंदोलन है ये क्यों किया गया था? तो हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए ये आंदोलन किया गया था। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया और 1829 में ब्रिटिश सरकार से सती प्रथा को प्रतिबंधित करवा लिया। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि सती प्रथा पर जो बैन है वो राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों के कारण ही लग पाया था। और उन्होंने शिक्षा, विज्ञान और पश्चिमी ज्ञान के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यहाँ पर जो इनकी आइडियोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं वो ये है कि ये पश्चिमी शिक्षा को बहुत ज़्यादा समर्थन करते थे, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को और जो टेक्नोलॉजिकल स्टडीज़ होती हैं उन सबको राजा राम मोहन रॉय बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। और वहीं जब हम ऊपर देखते हैं ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जब हम आइडियोलॉजी को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि वो जो है वेदों की ओर लौटने की बात कर रहे थे। फिर आपका आ जाता है स्वदेशी आंदोलन जिसके संस्थापक आपके बाल गंगाधर तिलक हैं। उनका उद्देश्य भारतीय समाज को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना था। तो जो भारत का समाज है वो आत्मनिर्भर बने, इसका मुख्य उद्देश्य था आपके स्वदेशी आंदोलन का। इस आंदोलन ने भारतीयों को ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया। तो जो भी ब्रिटिश जो क्लोथ्स होते हैं, ठीक है, उनका आपको बहिष्कार करना है और स्वदेशी कपड़े पहनने हैं और स्वदेशी जो उद्योग हैं उन्हें बढ़ावा देना है। ये इस आंदोलन का उद्देश्य था। फिर आपका है सामाजिक सुधार आंदोलन जिसके जो संस्थापक हैं वह आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने बंगाल में विधवा विवाह के अधिकार को कानूनी मान्यता दिलवाने के लिए अभियान चलाया। ठीक है, तो जो विधवा विवाह होता है ये एक विधवा का अधिकार है। इस चीज़ को लेकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं उन्होंने संघर्ष किया। वे एक महान समाज सुधारक थे जिन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं के अधिकारों को
पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है। तो इन सुधार आंदोलनों ने भारतीय समाज में प्रगति की नींव रखी और अंधविश्वासों और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार सांप्रदायिकता के विकास का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि जो भारत देश है हमारा, उसका विभाजन हुआ था, उसके पीछे जो सांप्रदायिकता है उसका रोल कितना बड़ा है। ठीक है, ये जो सांप्रदायिकता है इसका रोल जो है वो आप बताएंगी। तो भारत के विभाजन के पीछे सबसे बड़ी भूमिका सांप्रदायिकता ने निभाई, जो धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित करने की प्रक्रिया है। तो इसका मतलब क्या होता है? धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित करना। ठीक है, धर्म के आधार पर विभाजन, ये होती है आपकी सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिकता के विकास ने भारतीय समाज को न केवल धर्म के आधार पर बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी गहरे तक विभाजित किया। फिर अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ये धर्म के नाम पर जो विभाजन है, उस विभाजन के पीछे के कारण आपके क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि जो ब्रिटिश सरकार है वो फूट डालो और राज करो की जो नीति है वो अपनाती थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हिंदू और मुस्लिम जो समुदाय थे उनके बीच में मतभेद और जो संघर्ष हैं वो बढ़ गए थे। और ब्रिटिश प्रशासन ने कई बार हिंदू मुस्लिम मुद्दों को बढ़ाकर अपने शासन को स्थिर किया। फिर आपका आएगा मुस्लिम लीग का गठन और दो राष्ट्र सिद्धांत। तो 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, जिसने बाद में पाकिस्तान के गठन के लिए आंदोलन किया। तो जब मुस्लिम लीग बन गई थी, तो जो मुस्लिम लीग है इसकी जो मेन डिमांड है वह क्या है आपकी? पाकिस्तान है। ठीक है, तो 1930 के दशक में मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना जो है, ठीक है, उन्होंने दो राष्ट्र का सिद्धांत दिया। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जब दो राष्ट्र का सिद्धांत दिया, इसका अर्थ ये है कि हिंदू और जो मुसलमान हैं उनके लिए दो अलग अलग राष्ट्र होने चाहिए और उनके सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण भी अलग हैं। तो यह सिद्धांत भारतीय राष्ट्रीय एकता के खिलाफ था और सांप्रदायिक तनाव को इस सिद्धांत ने बढ़ावा दिया। फिर आपको आता है, इसमें आप बताएंगे कि जो हिंदू महासभा है और जो संघ परिवार है उसके बारे में आप बताएंगे। तो हिंदू महासभा हमेशा बात करती थी कि जो हिंदू धर्म है वो ही सर्वश्रेष्ठ है, और भारतीय मुस्लिम समुदाय के खिलाफ इसके द्वारा जो है हम देखते हैं कई मुद्दों पर जो है इन्होंने नफरत फैलाने का भी काम किया। तो उनके सांप्रदायिक विचारों ने भी भारतीय समाज में धर्म आधारित तनावों को बढ़ावा दिया। तो एक तरफ जो मुस्लिम लीग है उसका दो राष्ट्र का सिद्धांत हो गया आपका वो, और वहीं हिंदू महासभा जो है वो धर्म आधारित जो तनाव है उसको बढ़ा रही थी। फिर हम देखते हैं कि भारत में सांप्रदायिकता की जो राजनीति है वो आज भी चली आ रही है। खासकर 1947 के विभाजन में लाखों लोगों की जान गई और धर्म के आधार पर उनके घर, जमीन और पहचानों का बंटवारा हुआ। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच सांप्रदायिक हिंसा और दंगे जो है वो भड़क उठे थे। अब हम इसको आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। तो सांप्रदायिकता ने भारत के विभाजन के लिए केवल धर्म को ही आधार नहीं बनाया, बल्कि इससे भारतीय समाज में एक स्थायी घाव, ठीक है, एक स्थायी घाव भी दिया। विभाजन के परिणाम स्वरूप लाखों लोगों की जान गई। तो ये जो विभाजन है इसके कारण हम क्या देखते हैं कि विभिन्न जो लोग हैं, लाखों लोग हैं, उनकी जान गई, और जो हमारा पूरा उपमहाद्वीप था उसमें विभाजन की मानसिकता फैली। इसने भारतीय राष्ट्रवाद और एकता की भावना को कमजोर किया और एक लंबी सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कड़ी के रूप में इसके दुष्प्रभाव आज भी हम देखते हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको लखनऊ संधि जो है उसके ऊपर आपको एक टिप्पणी लिखनी है। तो लखनऊ संधि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता है जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो ये समझौता किसके बीच में है? ये समझौता है आपका कांग्रेस और जो हमारी मुस्लिम लीग है उनके बीच में। तो इस संधि के माध्यम से दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने एक साथ मिलकर ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सहयोग करने का संकल्प लिया। तो ये जो समझौता है, इस समझौते में हम क्या देखते हैं कि संकल्प लिया गया है। संकल्प किस चीज़ का? कि जो ब्रिटिश शासन है उससे हम लोग जो है मिलकर स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। तो ये जो लोग हैं ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ हो गए।
अब हम देखेंगे लखनऊ संधि के प्रमुख बिंदु। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, साझा राजनीतिक संघर्ष। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ साझा संघर्ष करने का संकल्प लिया। यह पहली बार था कि जब दोनों दल आपस में जो उनके खुद के जो मतभेद थे उनको साइड में कर कर साझा मंच पर सामने आए। और मुस्लिम लीग का जो समर्थन है, जो पहले ब्रिटिशों के साथ थी मुस्लिम लीग, अब वो क्या करना चाहती है, भारत और कांग्रेस के साथ जो है वो जुड़ना चाहती थी। फिर हम यहाँ पे बताएंगे स्वराज की मांग के बारे में। तो इस संधि के तहत दोनों दलों ने स्वराज यानी कि आत्मशासन की मांग की और इसके लिए ब्रिटिश सरकार से संवैधानिक सुधारों की मांग भी की गई। तो लखनऊ संधि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, क्योंकि इससे भारत में विभिन्न धार्मिक और जातीय समूहों के बीच जो सहयोग है वो बढ़ा है। तो लखनऊ संधि का जो एक इम्पॉर्टेंट जो हम देखते हैं रोल, वो ये है कि भारत के जो विभिन्न समूह हैं, धार्मिक और जातीय समूह जो हैं, उनके बीच में इसने सहयोग को बढ़ाया। हालांकि इसके बाद भी दोनों दलों के बीच मतभेद उत्पन्न हुए, लेकिन संधि ने स्वतंत्रता संग्राम को एकजुट किया और भारतीय राजनीति में बड़े बदलावों का संकेत भी दिया। तो ये जो संधि है, इससे जो भारतीय राजनीति है उसमें बड़े बदलाव हुए हैं और जो भारत के लोग हैं उनमें आपसी जो सहयोग है वो बढ़ा था। अब हम बात करेंगे हिंद स्वराज के बारे में। तो हिंद स्वराज जो है वह महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई एक जो है राजनीतिक कृति है, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज, राजनीति और संस्कृति के बारे में अपनी विचारधारा प्रस्तुत की है। तो ये इनकी किताब है। इस किताब के अंदर वो बात करते हैं भारतीय समाज के बारे में, ठीक है, भारतीय राजनीति के बारे में और भारत की जो संस्कृति है उसके बारे में, उनके क्या विचारधारा है, उनके क्या आइडियोलॉजी है, वो सारा उन्होंने अपनी इस किताब में बताया है। ये जो पुस्तक है इसमें गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ भी अपना जो एक दृष्टिकोण है वो भी व्यक्त किया है और भारतीय समाज के आत्मनिर्भर बनने की बात की है। तो यहाँ पर ये बात करते हैं कि हमारे जो भारत है, भारत का समाज कैसा होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। हिंद स्वराज के जो अगर हम प्रमुख विचारों की बात करें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें पश्चिमी सभ्यता का भारी मात्रा में विरोध किया गया है और स्वराज की जो परिभाषा है कि स्वराज का मतलब क्या होता है वह इस किताब में बताया गया है कि केवल राजनीतिक तौर पर आपको स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आपको आत्मनिर्भर बनना है, सरल जीवन जीना है और नैतिक मूल्यों का पालन करना है, तो आपको स्वराज की प्राप्ति हो सकती है। और फिर जो है इस किताब के अंदर उन्होंने भारतीयों से आह्वान किया है कि वो स्वदेशी वस्त्रों को पहने और जो भी विदेशी सामान है उसका बहिष्कार करें। गांधी जी ने अहिंसा और सत्य को अपने आंदोलनों का मूल सिद्धांत बताया है। तो जब भी हम गांधी जी की आइडियोलॉजी को पढ़ते हैं तो उसका जो सेंट्रल आइडिया रहता है, मूल सिद्धांत हमारा क्या रहता है, आपका अहिंसा, ठीक है, एंड जो आपका ट्रूथ है ये रहता है। गांधी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को कृषि आधारित और स्वदेशी उद्योगों पर आधारित बनाने की बात भी उन्होंने की थी कि जो लोग हैं वो अपने गांवों में ही रहकर आत्मनिर्भर बने और विदेशी वस्त्रों के बजाय क्या पहने, खादी पहनना शुरू करें। तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी के राजनीतिक सामाजिक विचारों का एक संकलन था। यह पुस्तक भारत के आत्मनिर्भरता, नैतिकता और शांति की ओर एक दिशा भी हमें दिखाती है। और स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ भारतीय समाज को भी गहरे रूप से इस पुस्तक ने प्रभावित किया। हालांकि उनका दृष्टिकोण कुछ हद तक अव्यवहारिक लगता है, लेकिन यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण विचारधारा के रूप में जाना जाता है। तो गांधी जी के बारे में हम अपने सारे के सारे जो पेपर्स होते हैं उनमें ज़रूर पढ़ते हैं कि गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो नाउ स्टूडेंट, अभी तक हम टोटल 4 वीडियोस जो हैं वो कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने आपके BHIC 134 के मोस्ट ऑफ द जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर किया हुआ है। आप ये चारों वीडियोस ज़रूर देखिए। उसके अलावा जो PDF है वो आप हमारी वेबसाइट हिंदुस्तान नॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको सिंपली गूगल पे सर्च करने पे मिल जाएगी।